हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ न्यू वीडियो। आज हम लोग हमारा सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे चैप्टर 2 का। किंग्स किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स के सेकेंड पार्ट का आज हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। सेकेंड पार्ट है, हम लोग ने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। आई होप आप लोग वीडियो देखे होंगे और आपको पसंद भी आया होगा। तो ये हम लोग का लास्ट पार्ट है और चैप्टर आज ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग इसके पहले जो है हम लोग का लास्ट टॉपिक डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी था। उसके बाद हम लोग का नया टॉपिक लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स। अब एक होता क्या था, लैंड पहले के समय में लैंड ग्रांट किए जाते थे, मतलब लैंड किसी को दिए जाते थे, और उसके साथ ही साथ नए रूरल इलाइट्स का उदय हुआ। तो हम लोग लैंड ग्रांट्स है क्या इस टॉपिक के अंतर्गत, इंस्क्रिप्शन गेव डिटेल्स अबाउट द लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड पीजेंट। पहले जो है हम लोग को कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले जो कि जिसमें हम लोग को ये पता चलता है कि उस इंस्क्रिप्शन में लैंड ग्रांट के बारे में दिया गया है। कुछ इंस्क्रिप्शन तो हम लोग को मिट्टी के मिले, कुछ स्टोन के मिले, लेकिन कुछ कॉपर प्लेट के भी मिले। इसमें ये लिखा था कि लैंड ग्रांट किया जाता था। अब ये लैंड ग्रांट किसको किया जाता था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड ग्रांट ब्राह्मण्स को और पीजेंट को किया जाता था। उस समय ब्राह्मण्स, एज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन लोग सबसे श्रेष्ठ होते थे, जो लोग उनको दान के रूप में ब्राह्मण्स को, पीजेंट को कल्टीवेशन के लिए लोग दे देते थे। और यहाँ पे एक और एक्सेप्शन भी मिलता है इस टॉपिक में। प्रभावती गुप्त जो डॉटर थी चंद्रगुप्त सेकंड की, उन्होंने शादी की थी एक और रूलिंग फैमिली था इम्पोर्टेंट, वटाकास, जो कि डेक्कन में अपना रूल करते थे। उनसे उनके बेटे से, वटाकास तो एक रूलिंग डायनेस्टी थी, उसमें उनकी शादी हुई थी। और इन्होंने लैंड ग्रांट किया था, मतलब इन्होंने अपने पिता के घर से ज़मीन लेके गई थी। जो कि ये सब करना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सब करना धर्म शूद्र धर्म शास्त्र के अनुसार नहीं सही था, ब्राह्मण के अनुसार। लेकिन इन्होंने ये एक्सेप्शन, इसलिए मैंने कहा एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन मिलता है कि प्रभावती गुप्त ने ये किया था, क्योंकि ये क्वीन थी, ये क्वीन थी। लेकिन कॉमन वुमेन के पास ये अधिकार नहीं था कि ये लैंड एक्सेस कर सके, इनके पास ये अधिकार नहीं था। कुछ हिस्टोरियन, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि लैंड ग्रांट क्यों किया जाता था। लैंड ग्रांट किया जाता था एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। अब प्रभावती गुप्त जमीन ली थी, अब वहाँ पे जमीन ली थी, नया नया एग्रीकल्चर करती हुई, कल्टीवेशन की हुई, इससे क्या हुआ था, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे एग्रीकल्चर बढ़ेगा। तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए भी इस लैंड का ग्रांटिंग किया जाता था। और रूलर जो है वो अपना, जो इसका पावर वीक हो रहा था समानता की वजह से, जो पावर उसका वीक हो रहा था, इस पावर को बढ़ाने के लिए लैंड का ग्रांटिंग करता था, और अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए भी। अब लैंड ग्रांट करेगा किसी को तो सुप्रीम ही कहलाएगा, तो अपने आप को सुप्रीम ही बनाने के लिए लैंड की ग्रांटिंग करता था उस समय रूलर। और अपने आप को, अपने पावर को स्थापित करने के लिए, जो उसकी पावर वीक हो रही थी उसको स्थापित करने के लिए वो लैंड का ग्रांट करता था, और फिर एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए भी। तो ये कुछ लैंड ग्रांट क्यों होते थे और लैंड ग्रांट कैसे पता चला, तो इंस्क्रिप्शन से पता चला। और मेनली हम लोग को स्टोन और क्ले के बजाय, इन दोनों के साथ साथ हमको कॉपर प्लेट पर भी इसके कुछ एविडेंस मिलते हैं कि लैंड ग्रांट होते थे कॉपर प्लेट पे भी। ये भी एक नई बात हम लोग को पता चली। ठीक है, न्यू रूरल इलाइट्स क्या है, फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहते थे। फोर्टिफाइड सिटीज़ का मतलब कि वो किलाबंद शहरों में रहते थे। और वो लोग कुछ ऑक्यूपेशन भी करते थे, कुछ ऑक्यूपेशन भी थी। और वहाँ पे जब खोज की गई तो हम लोगों को कुछ अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें भी मिली, जैसे पोएट्री बाउल मिली, कुछ डिशेज मिले, मतलब बर्तन, फिर ऑर्नामेंट्स मिले, टूल्स मिले, वेपन्स मिले, फिंगराइंस मिले, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, आइवरी, ग्लास, शेल और टेराकोटा जैसी वाइड रेंज में मटेरियल्स भी मिली वहाँ पे खोदने के बाद हिस्टोरियंस को।
और उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में भी कहा गया है। उनके ऑक्यूपेशन क्या क्या होती थी? उनकी ऑक्यूपेशन वीवर्स की होती थी, कारपेंटर्स की होती थी, पॉटर्स की होती थी, गोल्ड स्मिथ की होती थी, ब्लैक स्मिथ की होती थी। ये सब इनकी जो है होती थी। क्या होती थी? वो क्या कहा जाता है? ऑक्यूपेशन होती थी। ठीक है। अब टाउन्स एंड ट्रेड। टाउन्स एंड ट्रेड क्या है? सेवरल अर्बन सेंटर इमर्ज इन द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द 6th सेंचुरी बीसी। जैसा कि कई अर्बन सेंटर जो है 6वीं शताब्दी में हम सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज होना शुरू हुए थे। कई टाउन्स, अर्बन टाउन्स, लोग जो है उस एरिया में रहते थे, और वो लोग आर्टिफैक्ट्स जैसे फाइन पोएट्री, जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश पोएट्री, पॉलिश्ड वेयर भी कहते हैं, ऑर्नामेंट, टूल, वेपन, वेसल, फिगराइंस, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल और टेराकोटा जैसी चीज़ों से बने हुए चीज़ों को वो लोग उसका ट्रेड भी किया करते थे। उसका ट्रेड भी होता था। अब ट्रेड भी होता था, ट्रेड कहाँ होता था? ट्रेड होता था सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी और सब कॉन्टिनेंट के बाहर, लाइक सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना जैसे देशों में पूरे एशिया को कवर किया जाता था। और चाइना में भी, अफ्रीका में भी ये सामान का ट्रेड हुआ करता था। सक्सेसफुल मर्चेंट्स को, जो मर्चेंट होते थे, उनको मसत्तुवन तमिल में कहते हैं, और शेठीज और सतवाहंस जो है प्रकृत भाषा में कहते हैं। वो बहुत ही रिच होते थे। जो मर्चेंट होते थे, ऑफ कोर्स मर्चेंट ट्रेड करते हैं, मर्चेंट जो होते थे उनको तमिल में मसत्तुवन कहते हैं और शेठीज और सतवाहंस कहते हैं प्रकृत भाषा में। भी बहुत इंपॉर्टेंट ही बात है, सबको याद होना चाहिए, सब MCQs में आराम से आ जाती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्वाइंस एंड किंग्स। क्वाइंस सिक्के और किंग्स। अब क्वाइंस एक्सचेंज जो है, अब ट्रेड तो हुआ भाई। अब ट्रेड तो बस होता नहीं, उसमें तो पैसे की भी बात आई। अब पैसे क्या किस फॉर्म में होते थे? तो पैसे जो है हम लोगों को पता चला कि वो क्वाइंस के फॉर्म में होते थे। एक्सचेंज जो है वो किस प्रकार, एक्सचेंज का यहाँ पे मतलब है ट्रेड के बदले, लोग ट्रेड के बदले पैसे देते थे, तो वही एक्सचेंज जो है किसके द्वारा किया जाता था? वो सिल्वर, कॉपर और गोल्ड क्वाइंस के द्वारा फैसिलिटेट किया जाता था। ठीक है। जो फर्स्ट क्वाइन जो है, जो कि हम लोग को मिला था, उसमें रूलर की इमेज भी थी, और वो इंडो ग्रीक जो रूल किए थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, 2nd सेंचुरी BC में ये लोग रूल किए थे। उनके द्वारा फर्स्ट क्वाइन जो है इशू हुआ था, और उस क्वाइन में उनकी इमेज और उनके नाम भी मिले थे। उनके इमेज और उनके नाम भी मिले थे। इसी से बहुत आराम से इसको इन्होंने स्टूडेंट्स ने पता लगा लिया कि फर्स्ट कॉइन किसके द्वारा बियर हुआ था, किसके द्वारा इशूज हुआ था। फिर जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन था, यहाँ पे केवल कॉइन्स की बात की गई। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे फर्स्ट गोल्ड कॉइन। वो मोस्ट गुप्ता रूलर्स के द्वारा इशू किया गया था फर्स्ट गोल्ड कॉइन 1st सेंचुरी में। और ये बहुत ही स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स होते थे, बहुत ही प्रीशियस गोल्ड कॉइन्स होते थे, और ये गुप्ता रूलर्स के द्वारा इशू किए गए थे। और गुप्ता रूलर्स के समय में केवल शुद्ध सोने के ही सिक्के बनते थे, शुद्ध। तो यही इसलिए यहाँ पे स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स कहा गया है। 6th सेंचुरी के शुरू होने तक गोल्ड कॉइन्स जो है वो बनना कम हो गए, और उदय किसका हुआ? कॉपर कॉइन्स का उदय हुआ, और भी कई कॉइन्स का उदय हुआ, सिल्वर का। लेकिन गोल्ड कॉइन्स धीरे धीरे कम होते गए 6th सेंचुरी से। तो ये हमारी टॉपिक थी क्वाइंस और किंग्स की। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोकन इंस्क्रिप्शंस क्या है? अशोकन इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं। इन डेसिफियरिंग ब्राह्मी the European scholars and Indian scholars compared Devanagari and Bengali script with Brahmi script. After painstaking work, James Princess was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838. अशोकन इंस्क्रिप्शन, ब्राह्मी की डेसिफेयरिंग हुई। ठीक है, हम लोग जैसे पहले ही प्रिंसिपल और PhD वाले में हम लोग पढ़े थे डेसिफेयरिंग ब्राह्मी, किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। लेकिन इसमें कुछ पहले कुछ प्रोसेस हुआ होगा, उसके बाद ही तो पता चला होगा। तो प्रोसेस क्या था?
कि पहले यूरोपियन स्कॉलर्स, उसके साथ साथ इंडियन स्कॉलर्स भी मिले और उन्होंने कहा कि हम लोग खोजेंगे, मतलब कि ब्राह्मी को डिस्क्रिप्टर करेंगे। और उन्होंने क्या किया कि लॉ पहले हम लोग जो ये इंस्क्रिप्शन है उसको हम लोग पहले कंपेयर करें देवनागरी और बंगाली स्क्रिप्ट से। तो उन्होंने देवनागरी और बंगाली स्क्रिप्ट से इसको कंपेयर किया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये तो देवनागरी और बंगाली तो था नहीं, तो ब्राह्मी था। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद एंट्री हुआ किसका, जेम्स प्रिंसेप का, एज अ हीरो एंट्री हुआ उनका। और उन्होंने अशोकन ब्राह्मी को डेसिफर्ड किया था 1838 में। जेम्स प्रिंसेप बहुत कड़ी मेहनत के बाद, बहुत ही पिंस टेकिंग वर्क चला था, बहुत ही कड़ी मेहनत, लेकिन उसके बाद एज अ हीरो जेम्स प्रिंसेप एंटर किए और इसको खोज लिए, ब्राह्मी का डेसिफरिंग किए। उसके बाद खरोस्ती was deciphered by studying coins which had both Greek and खरोस्ती script। खरोस्ती भी इन्हीं के द्वारा डेसिफर्ड की गई थी। और इनके द्वारा डेसिफर्ड की गई थी किसके मदद से, कॉइन्स। उस समय कॉइन्स जिसमें ग्रीक एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट, मतलब उसमें ग्रीक और खरोस्ती स्क्रिप्ट दोनों को यूज़ किया गया था। तो जो है हम इसको पूरी कहानी आपको बताते हैं कि क्या था। कि जो स्टोरी है डेसिफर्ड ऑफ खरोस्ती की, जो स्क्रिप्ट यूज़ किए गए थे इंस्क्रिप्शन में, वो डिफरेंट था। ठीक है, वो डिफरेंट था ब्राह्मी से। यहाँ पे क्वाइंस मिले इंडो ग्रीक जैसे किंग के क्वाइंस मिले, जो कि 2nd सेंचुरी में हम लोग पढ़े हैं कि वो रूल किए थे। हाँ, इनकी मदद से हम लोगों को खरोस्ती खोजने में बहुत आसानी हुई थी। अब ये कैसे, उस समय जो क्वाइंस मिले थे उसमें ग्रीक और खरोस्ती स्क्रिप्ट दोनों हुआ करता था, मतलब उस क्वाइंस में ग्रीक भाषा में और खरोस्ती भाषा में लिखा गया था। अब यूरोपियन स्कॉलर्स ने क्या किया, कॉइन्स को पढ़ा और फिर उन दोनों लेटर्स को कंपेयर किया, ग्रीक की और खरोस्ती में। ग्रीक भाषा को तो पता थी, खरोस्ती से कंपेयर किया, उससे क्या हुआ, इनको बहुत ज़्यादा मदद मिली। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए होता है तो वो दोनों स्क्रिप्ट में मिला, तो उन्होंने कंपेयर किया तो दोनों स्क्रिप्ट में मिला। इससे क्या हुआ, इनको बहुत ज़्यादा मदद मिली क्योंकि ग्रीक तो जानते थे और खरोस्ती इन्होंने खोजना था। तो जब इनको एक पता थी, एक खोजना था, तो आराम से फैसिलिटेशन को बहुत ही मदद मिल गई और इन्होंने खोज लिया। इसमें भी सबसे बड़ा हाथ जेम्स प्रिंसेप का ही, हाँ, जेम्स प्रिंसेप का सबसे बड़ा ही हाथ था। दूसरा इसमें लिखा हुआ है, अशोका was mentioned in the description as Devan Piya means beloved of the gods and Piyadasi means pleasant to behold। और इस इंस्क्रिप्शंस में भी ये लिखा था, ब्राह्मी और खरोस्ती इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा था कि देवन पिया का मतलब बिलव्ड ऑफ द गॉड, मतलब भगवान के प्यारे, ये अशोका के लिए कहा गया था। और पियादसी, इसको देखने से हमको खुशी मिलती हो, ये दोनों अशोका के लिए कहा गया था और ये दोनों अशोका इंस्क्रिप्शन में मिला था हम लोग को। From the Ashokan inscription, we know the anguish of the ruler and the change in his attitude towards warfare. This inscription has been found in Odisha। अशोकन इंस्क्रिप्शन से हम लोग को पता चला कि अशोका जो थे, इस इंस्क्रिप्शन से हम लोग को पता चलता है कि जो अशोका थे वो कलिंगा वार के बाद तो एकदम पीस और मेंटेन किए हुए थे। तो इस इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि कैसे अशोका के एटीट्यूड में चेंज आया। वो लड़ाई झगड़ा छोड़कर वॉरफेयर को छोड़कर वेलफेयर पर ज़्यादा महत्व देने लगे, मतलब लड़ाई झगड़ा को छोड़कर वो शांति मेंटेन करने में ज़्यादा ध्यान लगे। और ये सब इंस्क्रिप्शन जो है उड़ीसा में हम लोग को मिली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेस, उड़ीसा में हम लोग मिली थी। तो इन इंस्क्रिप्शन से हम लोग को पता चलता है कि अशोका के एटीट्यूड में कैसे चेंज आया आफ्टर द कलिंग वॉर। कलिंग वॉर कब लड़ा गया था, 261 BC में लड़ा गया था। Our last topic is the limitations of inscription। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। The limitations of inscription क्या है, अब ये इंस्क्रिप्शन जो मिले थे हम लोग को उसमें कुछ limitations भी थी। limitations क्या थी, जैसे वो इंस्क्रिप्शन बहुत पुराने होते थे तो क्या हो जाते थे, वो डैमेज हो जाते थे, उसमें लेटर मिस हो जाती थी और कभी कभी तो पूरा इंस्क्रिप्शन ही खराब हो जाता था।
कभी कभी जो हम लोग व्हाट वी कंसीडर पॉलिटिकली एंड वाज नॉट रिकॉर्डेड, जो उस समय पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मतलब कि आर्थिक और राजनीतिक चीज़ें जो उस समय घटती थी वो कभी कभी उस इंस्क्रिप्शन में दिया ही नहीं गया होता था, कभी कभी उस इंस्क्रिप्शन में मेंशन ही नहीं किया गया होता था, मतलब कई इंपॉर्टेंट बातें भी छोड़ दी जाती थी। तो केवल इंस्क्रिप्शन मिलना, इससे हमें ये पता चलता है कि केवल इंस्क्रिप्शन मिलना और केवल इंस्क्रिप्शन को पढ़कर कोई क्या कहते हैं, अंदेशा लगाना बहुत ही मतलब कि ये सही बात नहीं थी। अब हम लोग जैसे इंस्क्रिप्शन पढ़े उसमें लिखा है कि ये चीज़, तो हम लोग कहें कि हाँ ये हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग को पूरी जांच पड़ताल करके ही आगे हिस्टोरियंस या आर्कोलॉजिस्ट जो है कुछ हाँ या ना कहते हैं, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में भी फेंट हो गया हो या इंस्क्रिप्शन में वो बातें सही ना दी गई हो तो कुछ भी हो सकता है। And the second is the inscription are able to reflect about the life of different social groups and the marginalized groups. Thus, new strategies of analysis should be adopted. अब इसमें एक और बात है ना कि इंस्क्रिप्शन जो थी, जैसे अशोका बहुत बड़े राजा थे, उनके बारे में केवल उनकी इंस्क्रिप्शन ही हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी। अब जो वहाँ पे लोग रहते थे जो कि छोटे छोटे ग्रुप से बिलोंग करते थे, उनके बारे में कुछ नहीं हम लोगों को पता चल पाया। इस चैप्टर में हम लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़े, महाजनपद दास के, ये नहीं हम लोग पढ़े कि ऑरिडेंडरी पीपल के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उस समय की इंस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया गया था जिससे हम लोग ऑरिडेंटरी पीपल के बारे में जान सके। तो ये इंस्क्रिप्शन जो थी ना वो अनेबल थी, वो इतनी योग्य नहीं थी जो कि हम लोग को जो ग्रुप्स होते थे उनके बारे में बता सकें। तो नई नई स्ट्रेटजीज अपनाई गई एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस करने जैसे उस समय एनालिसिस करने के लिए जो ग्रेन्स वगैरह लोग यूज़ करते थे उससे हम लोग पता लगाया कि ऑरिजिनल पीपल कैसे हो सकते हैं। जो क्राफ्ट पर्सन होते थे उनके उनसे कुछ पता चला कि भाई इकोनॉमिकली कैसे होते थे, उससे कुछ पता चल सकता। तो कई ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई गई जिससे पता लगाया गया कि ऑरिजिनल पीपल कैसे वहाँ पे रहते थे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। सो आप लोग इसको देखिएगा और ये मैंने पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवाई है डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप लोग देख सकते हैं, ले सकते हैं। और ये पीडीएफ जो है ना मैंने एक चैप्टर को समराइज करके एक निचोड़ निकाला है। आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं कहीं भी, मतलब एक चैप्टर को आपको क्विक रिवीजन करना एग्ज़ाम है तो आप ये पढ़ के चले जाइए, मेन पॉइंट्स हैं, आराम से आप लोग आंसर लिख सकते हो। लेकिन हाँ आप लोगों ने चैप्टर पूरा पढ़ा हो तो। अब मैंने जैसे आप लोग कहा था कि मैं आपको 16 महाजनपद दास की कैपिटल भी बताऊंगी, तो शुरू करते हैं। 16 महाजनपद दास पहले है खम्बोजा। खम्बोजा का कौन सा क्या कैपिटल था? राजापुरा। राजापुरा खम्बोजा का कैपिटल था। गंधारा, सेकेंड इज गंधारा, इसका कैपिटल तक्षशिला था। थर्ड है अशमाका, इसका कैपिटल पुताना था। फोर्थ इज कुरु, इसका कैपिटल इंद्रप्रस्थ था। फिफ्थ इज छेदी, इसका कैपिटल शक्तिमती था। सिक्स्थ इज शूरसेना, जिसका कैपिटल मथुरा था। सेवंथ इज मत्स्य, जिसका कैपिटल विराटनगर था। 8 इज पांचाल, जिसका कैपिटल अच्छी छत्र था और कंपिल्य भी था आगे चलकर। 9 था अवंती, इसका कैपिटल उज्जैनी था। 10th इज मल्ला, जिसका कैपिटल पावा था। 11th इज वत्स, जिसका कैपिटल कौसंबी था। 12th इज काशी, जिसका कैपिटल वाराणसी था। 13th इज अंगा, जिसका कैपिटल चंपा था। 14th इज कौशाला, जिसका कैपिटल श्रावस्ती था। 5th वन इज मगध, जिसका कैपिटल राजगृह, जिसको ग्रीवराज भी कहते हैं, और पाटलिपुत्र, जैसा कि आपको 4th सेंचुरी के बाद पाटलिपुत्र बन गया था। और 16 इज वज्जी, जिसका कैपिटल वैशाली था। वो मैंने लास्ट में स्पेस नहीं था तो मैंने ऊपर लिख दिया। और वैसे भी ये 1 2 3 4 मैंने बस ऐसे नंबरिंग की है, ये आप इस कैसे भी लिख सकते हैं, नंबरिंग बस मैंने ऐसे की है। मगध का राजगृह, मगध इम्पोर्टेंट है, इसका पहले राजगृह और पाटलिपुत्र था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, मैं इसको भी प्रोवाइड करवा दूँगी तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया हो, आई होप आप लोगों ने लास्ट तक देखा हो। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, सो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को देखिए और सपोर्ट करिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फिर 3rd चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।